लिखिए आप नेक्स्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन जो हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल प्रोसेस में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों कार्बन पर ब्रोमीन का एडिशन होता है। ठीक है, ये रिएक्शन हमने डिस्कस किया। अब देखो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में अगर आप चेक करेंगे तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 कायरल कार्बन एटम्स इन प्रोडक्ट। ये दोनों कार्बन पहले कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों कार्बन कायरल है। इसका मतलब प्रोडक्ट में अगर हमें कायरल कार्बन मिला है तो फिर यहां पर हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात कर सकते हैं। बस उसी से इसको रिलेट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से। देखो क्योंकि प्रोडक्ट में कायरल कार्बन प्रेजेंट है और ये हमने डिस्कस किया है ऑल कंपाउंड्स हैविंग कायरल कार्बन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो फिर यहां पर कुछ ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। देखो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, हालांकि वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, आर और आर डैश। याद करें दो केस मैंने आपको लिखवाए होंगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एंड अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है मतलब आर नॉट इक्वल टू आर डैश, तो यहां पर हम बात करेंगे टोटल 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे 2n। फॉर्मूला भी लिखवाए होंगे आपको। और नहीं तो देखो इसका एक तरीका ये भी होता है, ये भी पता है कि कायरल कार्बन के अबाउट हमें कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट या तो आर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। ऐसे यहां पर आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। अब आप सोचिए अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो इन पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड करेंगे तो 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, आर आर, एस एस, आर एस और एस आर। और क्या हम बात कर सकते हैं अगर ग्रुप्स डिफरेंट है तो ऑल पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि सिमेट्रिकल में ही तो मीजो बनता है ना भाई। ऑप्टिकल आइसोमर्स 3 टाइप के हमने डिस्कस किए हैं, डेक्स्ट्रो, ल्यूएन, मीजो। तो अगर ये ग्रुप डिफरेंट है तो इसमें मीजो तो बनेगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर आर इक्वल टू आर डैश है तो वहां पर मीजो बनेगा। और देखो आर इक्वल टू आर डैश अगर है तो फिर ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो 4 नहीं 3 5। अगले क्वेश्चन के भी जोड़ रहे हो गए इसमें। ठीक है, फिर 3 बनेंगे। कौन कौन से हैं? आर आर, एस एस, आर एस और एस आर तो सेम हो जाएगा ना भाई। आप ये आर और ये एस का हैं या इसे आर और इसे एस का हैं, एक ही बात होगी अगर ये ग्रुप सेम है तो, क्योंकि दोनों साइड से कंडीशन सेम आ जाएगी ना। तो फिर टोटल 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। अब देखो ये तो हमने टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात की कि आर नॉट इक्वल टू आर डैश देन 4 आइसोमर्स एंड इफ आर इज इक्वल टू आर डैश देन 3 आइसोमर्स। लेकिन क्वेश्चन है कि उन आइसोमर्स में से, उन पॉसिबल आइसोमर्स में से यहां पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने बनेंगे वो हमें चेक करना होता है। देखो उसकी टेक्निक मैं आपको बताता हूं। यहां पर जिस एल्कीन के करस्पॉन्डिंग हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान देना उस एल्कीन में भी स्टीरियो आइसोमरिज्म है, जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ना इसके अबाउट। ठीक है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की हम बात करते हैं, डबल बॉन्ड के अबाउट हमें जीआई मिलती है और उसमें हम बात करते हैं कि जब दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर यूनिट्स डिफरेंट हो। तो अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में इस कंपाउंड के 2 आइसोमर्स हमारे पास होंगे, सिस एंड ट्रांस। व्हेन बोथ द हाइड्रोजन्स आर ऑन सेम साइड इट विल बी सिस, and when hydrogens are across the double bond it will be trans। तो जिस एल्कीन के करस्पॉन्डिंग हम प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं उस एल्कीन के भी 2 स्टीरियो आइसोमर्स हैं, सिस एंड ट्रांस। और ध्यान देना इसी पर डिपेंड करेगा रिएक्शन में आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने मिलेंगे। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने रिएक्शन में सिस एल्कीन लिए या ट्रांस एल्कीन लिए। प्रोडक्ट फाइंड करने की टेक्निक समझ लेना। जब आप ब्रोमीन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, लास्ट क्लास में ऐसा हमने डिस्कस किया है एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज एंटी एडिशन, ये होता है ना इसमें एंटी एडिशन। अब आप ध्यान देना, देखो प्रोडक्ट में यहां पर हमने कहा 2 कायरल कार्बन एटम्स का फॉर्मेशन है। याद करें 2 कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के फिशर्स हम इस तरह से बनाते हैं, ऐसे होता है फिशर। अब देखो टेक्निक समझना, इस टेक्निक को आप हमेशा अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस के लिए। जो भी ऐड हो रहा है रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्शन में जो भी ऐड हो रहा है आपको उसे वर्टिकल लाइन पर प्लेस करना है, क्योंकि देखो इन दोनों कायरल कार्बन पर आपको ओवरऑल यूनिट्स क्या प्लेस करनी है। तो वन ऑफ द कायरल कार्बन इज हैविंग द यूनिट आर ग्रुप एच एंड ब्रोमीन और दूसरे पर आर डैश एच एंड ब्रोमीन, ये तो यूनिट्स प्लेस करनी है ना। तो इनमें आपको करना क्या है, देखो ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर हम बात करें तो देयर इज एडिशन ऑफ ब्रोमीन।
जिस यूनिट का एडिशन हुआ है आपको उसे हमेशा वर्टिकल लाइन पर प्लेस करना है, ठीक है। तो एडिशन किसका हुआ है? ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन को तो हम प्लेस कर देंगे यहां पर वर्टिकल लाइन पर। बस अब आपको क्या करना है, आर एंड एच एंड आर डैश एंड एच, इन यूनिट्स को आपको यहां पर प्लेस करना है। और वो यूनिट्स आप कहां प्लेस करेंगे, कैसे प्लेस करेंगे, वो डिपेंड करेगा आपने एल्कीन कौन सी यूज की है। अब समझना, देखो एल्कीन में आप देखो आर और आर डैश दोनों सेम साइड है, क्योंकि हम सिस एल्कीन ले रहे हैं तो यहां पर आइडेंटिकल यूनिट्स हाइड्रोजन सेम साइड है, तो दैट इज सिस। इस केस में अगर बात की जाए तो आर और आर डैश सेम साइड है, लेकिन क्योंकि यहां पर एडिशन एंटी हुआ है, तो ध्यान देना एंटी एडिशन होने की वजह से जो ग्रुप आपको सेम साइड नजर आ रहे हैं वो प्रोडक्ट में अपोजिट चले जाएंगे, ठीक है। यही चेंज होता है, अगर एंटी एडिशन है तो जो अरेंजमेंट आपको यहां पर दिख रहा है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इफ आर एंड आर डैश आर ऑन सेम साइड इन प्रोडक्ट दे विल बी अक्रॉस। अगर ये एडिशन एंटी की जगह सिन होता, सिन के भी एग्जांपल आगे आएंगे, ये तो रिएक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो एंटी एडिशन है, लेकिन जिस रिएक्शन में सिन एडिशन होता है वहां पर हम कहते हैं कि सिन एडिशन में ये अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा। अगर एल्कीन में दोनों सेम साइड है तो प्रोडक्ट में भी सेम साइड रहेंगे, लेकिन अगर एंटी एडिशन है तो एंटी एडिशन में क्या होगा, इफ दीज ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड इन द प्रोडक्ट दे विल बी अक्रॉस। ये बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि जिस रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री को अप्लाई कर रहे हैं वो एंटी एडिशन है, तो एंटी एडिशन में तो यू हैव टू चेंज द अरेंजमेंट। इफ दीज आर ऑन सेम साइड इन द प्रोडक्ट दे विल बी अक्रॉस। ये बात समझ में आ रही है? और अगर आर एंड आर डैश अक्रॉस हैं तो फिर ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी अक्रॉस होंगे। अब मैंने आपसे कहा कि ये ग्रुप्स अक्रॉस हो जाएंगे, देखो अगर ये ग्रुप सेम साइड है और हमने कहा प्रोडक्ट में अक्रॉस होंगे, तो ध्यान देना प्रोडक्ट में जब ये अक्रॉस जाएंगे तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये अक्रॉस ऐसे जा सकते हैं या फिर ऐसे भी तो जा सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं ना। मतलब ये कि जैसे मैंने यहां पर अरेंजमेंट में आर को लेफ्ट साइड और आर डैश को राइट साइड रखा है, ये भी तो हो सकता है आर राइट साइड हो और आर डैश लेफ्ट साइड हो, ये भी तो कंडीशन बन सकती है ना। आपको दोनों केस लेने होंगे, और आप सोचिए जिन दो केसेस की मैं बात कर रहा हूं मिरर इमेज ही तो होंगे वो, तो इसी का मिरर इमेज भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट में आपको दोनों मिलेंगे। वर्टिकल लाइन पर ही रहेगा ब्रोमीन। तो अगर हम कह रहे हैं कि आर और आर डैश अक्रॉस रहेंगे और वो अगर इस तरह से अक्रॉस हो सकते हैं तो फिर वो इस तरह से भी अक्रॉस जा सकते हैं। और जिन दो केसेस की मैंने बात की आप देखो दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ये दो कंपाउंड्स, दो तरह के कंपाउंड्स आपको सिस एल्कीन से मिलेंगे। अब अगर बात की जाए ट्रांस एल्कीन, ब्रोमीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और जैसे कि हमने डिस्कस किया है एडिशन इज एंटी एडिशन। देखो टेक्निक अगर आपको समझ में आ गई तो अब मुझे आप बताएं वर्टिकल लाइन पर क्या प्लेस किया जाए। यस, जो भी ऐड होना है उसे तो वर्टिकल लाइन पर फिक्स करता हूं, वर्टिकल लाइन पर ही रखेंगे। अब मुझे आप बताएं यहां पर आर और आर डैश को कैसे अरेंज किया जाए। दीज आर अक्रॉस बट ड्यू टू एंटी एडिशन दे विल बी ऑन सेम साइड, और सेम साइड में ध्यान देना दे कैन बी ऑन लेफ्ट साइड और दे कैन बी ऑन राइट साइड ऑल्सो। तो दोनों केसेस आपको लेने होंगे, मतलब वही मिरर इमेज वाले केसेस। बस ये आपके पास प्रोडक्ट्स तैयार हैं इसमें। अब आप ध्यान देना, देखो दो केसेस हमारे पास यहां पर बनेंगे, आर इक्वल टू आर डैश एंड आर नॉट इक्वल टू आर डैश। अभी वो भी तो कंडीशन लेनी पड़ेगी। अभी तो हमने एल्कीन के करस्पॉन्डिंग दो केस बनाए, सिस एंड ट्रांस। अब जो प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें आर एंड आर डैश दे कैन बी सेम यूनिट्स और दे कैन बी डिफरेंट यूनिट्स ऑल्सो, तो उसके अकॉर्डिंग दो केस बनेंगे। अब समझना बात को, यहां पर अगर बात की जाए इफ आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश, अब देखो अगर ये ग्रुप्स डिफरेंट है, क्या हम बात कर सकते हैं ग्रुप्स अगर डिफरेंट है तो फिर तो डेफिनेटली इन कंपाउंड्स में COS एंड POS एब्सेंट होंगे, फिर तो अनसिमेट्रिकल हो गए ना, फिर तो COS एंड POS एब्सेंट होंगे। और ऑप्टिकल पढ़ा है ना हमने, और COS एंड POS अगर एब्सेंट है तो दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। और याद करें ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज में वन ऑफ द आइसोमर विल बी डेक्स्ट्रो एंड अदर विल बी लीवो। तो फिर यहां पर आप कह सकते हैं इस कंडीशन में you will get mixture of dextro and levo, क्योंकि दोनों का मिक्सचर बनेगा, and this mixture is called racemic mixture। तो यहां पर racemic mixture का फॉर्मेशन होगा, ये क्लियर है। और ध्यान देना सेकंड केस ये भी बन सकता है इसमें r इक्वल टू r डैश। देखो अगर r इक्वल टू r डैश है तो क्या हम बात कर सकते हैं, although these groups are same but since they are arranged across the vertical line so again COS and POS will be absent। अपोजिट साइड होने की वजह से आप चेक करो यहां पर भी COS and POS एब्सेंट है। अगर COS and POS एब्सेंट है मतलब इस केस में भी प्रोडक्ट आपको फिर से D+L मतलब रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है।
तो आप कह सकते हैं देखो सिस में अगर आप देखेंगे तो सिस में तो दोनों ही कंडीशन में रेसिमिक मिक्सचर बनाए विद आर एंड आर डैश आर सेम ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप। लेकिन आप ध्यान देना अगर हम ट्रांस एल्कीन की बात करें तो ट्रांस एल्कीन में भी फिर से दो केसेस लेते हैं। इफ आर इज इक्वल टू आर डैश एंड आर नॉट इक्वल टू आर डैश, देखो अगर ये ग्रुप डिफरेंट है तो क्या हम बात कर सकते हैं ग्रुप अगर डिफरेंट है बट although they are arranged on same side but since groups are different again COS and POS will be absent। भाई देखो ग्रुप अगर डिफरेंट है कंपाउंड अगर अनसिमेट्रिकल है, याद करो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में मीजो का केस बनता ही नहीं है, तो COS POS एब्सेंट ही आएगा। और अगर COS and POS एब्सेंट आएगा ग्रुप डिफरेंट होने की कंडीशन में मतलब यहां भी प्रोडक्ट क्या बनेगा D+L, मतलब फिर से रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। बट आप ध्यान देना लास्ट वाले केस में अगर हम कह रहे हैं कि ग्रुप्स आर सेम, अगर ग्रुप सेम है तो अब यहां पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो नाउ इट विल बी मीजो आइसोमर। और याद करें मीजो आइसोमर का मिरर इमेज वो आइडेंटिकल कंपाउंड का रिप्रेजेंट करता है, तो फिर यहां पर तो मीजो आइसोमर फॉर्मेशन हो जाएगा, आइडेंटिकल कंडीशन आ जाएगी, मतलब द ओनली कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज मीजो आइसोमर। ठीक है, अब आप ध्यान देना मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अगर R नॉट इक्वल टू R डैश है, ग्रुप्स अगर डिफरेंट है तो टोटल आइसोमर्स बनते हैं 4। अब वो 4 कैसे बनने समझ में आ रहा है, 2 फ्रॉम सिस एंड 2 फ्रॉम ट्रांस। और अगर R इक्वल टू R डैश है तो टोटल आइसोमर्स बनते हैं 3, और वो 3 कैसे बनेंगे देखो 2 फ्रॉम सिस 1 फ्रॉम ट्रांस, ऐसे बनेगा। इसमें क्लियर है क्या बात ये? देखो मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, चलो क्वेश्चन पर ही अप्लाई करके बताता हूं आपको। क्वेश्चन ऐसा आएगा, this compound is reacted with bromine in carbon tetrachloride, product of the reaction is, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्टीरियोइस्मस के रिस्पेक्ट में आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, डी ऑप्शंस भी चलो लिखता हूं मैं, ओनली डेक्स्ट्रो, ओनली लीवो, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो, एंड फोर्थ इज मीजो। अब आप सोचिए ग्रुप अगर डिफरेंट है तो फिर मीजो तो आ ही नहीं सकता भाई, अगर ग्रुप्स डिफरेंट है तो मीजो का केस तो बन ही नहीं सकता, और अगर मीजो नहीं बनेगा तो फिर तो पक्का डेक्स्ट्रो प्लस लीवो ही बनेगा भाई, ओनली वन की तो बात ही नहीं है ना, तो मिरर भी तो बनेगा साथ में। क्या समझ में आ रही बात है? तो आंसर हमारा चला जाएगा थर्ड ऑप्शन। लेकिन कई तो इसमें तो देखो आंसर इस तरह के ऑप्शन में आंसर देना आसान होता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो ऑप्शन ऐसे देता है आपको, यस। अब आप ध्यान देना, देखो इस केस में भी सिंगल आइसोमर तो बनेगा नहीं, ये तो कंफर्म है, आइसोमर जो बनेगा उसका मिरर इमेज भी साथ में बनेगा, वो तो हमने डिस्कस किया ही है। लेकिन मिरर इमेज में दो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, दिस वन एंड इट्स मिरर इमेज दैट इज ऑप्शन 3, और दिस वन एंड इट्स मिरर इमेज दैट इज ऑप्शन 4। तो अब वो टेक्निक जो मैंने आपको बताई वो आपको यहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी। हमें बताया कि ग्रुप्स अगर ऑपोजिट साइड में, तो क्योंकि इस रिएक्शन में एडिशन जो होता है वो एंटी एडिशन होता है, तो प्रोडक्ट में वो कैसे मिलेंगे हमें, सेम साइड मिलेंगे, मतलब मिथाइल एंड इथाइल शुड बी ऑन सेम साइड इन द प्रोडक्ट, तो वो तो फिर यहां पर है। लेकिन सेम साइड में हम बताया कि वो लेफ्ट भी हो सकते हैं और राइट भी हो सकते हैं, मतलब ये भी बनेगा और इसका मिरर इमेज भी बनेगा, मतलब ऑप्शन जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ऐसा आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। क्लियर हुई की बात है? या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें पता है कि रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इनफैक्ट प्रोडक्ट तो सब जगह इनएक्टिव ही है ना, चाहे मीजो बनेगा तो वो भी इनएक्टिव होता है, और जो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा वो भी इनएक्टिव होता है। लेकिन ऐसा पूछ सकते हैं इनएक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट इज ड्यू टू, अगर रेसिमिक मिक्सचर है तो याद करो एक्सटर्नल कंपेंसेशन, और अगर मीजो है तो इंटरनल कंपेंसेशन, तो वो कहीं ना कहीं फिर उसको ऑप्टिकल को रिलेट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी मोस्टली क्वेश्चन ये आता है इस तरह का कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, अब आप ध्यान देना, मैंने आपको टेक्निक बता दी है
कई बार स्टूडेंट इसमें ट्रिक्स यूज करते हैं, कुछ ट्रिक्स भी इसमें बताई जाती हैं, ठीक है। वो ट्रिक्स मैं केवल बोल देता हूं, ठीक है, लेकिन आपको यूज नहीं करना है। बोल मैं केवल इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं नहीं बोलता हूं तो कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि क्लास के बाहर आकर बताते हैं कि सर देखो इसमें हमें एक ट्रिक पता है, ठीक है, आपने बताई नहीं, आप भी देख लो, हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम काम आए, ठीक है ना। तो इसलिए वो बताना जरूरी हो जाता है कई बार, ठीक है। मतलब ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मुझे भी वो ट्रिक पता है, ठीक है, हाँ बस इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर वो कार एंड टाइम, यस सर देखो कुछ बोले है ना, कुछ बोले कार एंड टाइम के लिए, इससे बोले सर बहुत आसान हो जाता है, कार एंड टाइम एकदम इजी। मैंने कहा कार एंड टाइम क्या है, बोले सर कार में C फॉर सिस, A फॉर एंटी एडिशन, R फॉर रेसिमिक मिक्सचर, मतलब सिस से तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, और टाइम में T फॉर ट्रांस, A फॉर वही एंटी एडिशन, और M फॉर मीजो, ट्रांस में मीजो, सिस में रेसिमिक मिक्सचर, हो गया काम। एक बात सोचिए, इसमें ट्रांस में मीजो, तो ट्रांस में मीजो की बात तो केवल और केवल तभी कर सकते हैं जब R इक्वल टू R डैश हो। अगर ग्रुप डिफरेंट हुआ तो फेल हो जाएगी। तो ठीक, ग्रुप अगर डिफरेंट है तो मीजो कहां बन रहा है, ग्रुप अगर डिफरेंट है तो ना तो आपको सिस से मीजो मिल रहा है और ना आपको ट्रांस से मीजो मिल रहा है, तो ये ट्रिक यहीं फेल हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट भी क्या स्मार्ट हो गए, बोले सर नहीं ये तो हमें पता है कि R इक्वल टू R डैश के लिए, तो कई बार स्टूडेंट को कहता हूं देखो तुम्हारी ट्रिक फेल हो गई, क्योंकि ग्रुप अगर डिफरेंट हो तो ट्रिक काम ही नहीं करे। बोले हमारे पास उसके लिए अलग ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक्स तो हमारे पास बहुत सारी बोले, ठीक है। अगर R नॉट इक्वल टू R डैश है तो हम उसके लिए ट्रिक अलग यूज करेंगे। बोले कौन सी ट्रिक यूज करेंगे, बोले कार एंड टार। ये ट्रिक्स यूज कर करके और कुछ नहीं कर रहे हैं, कार एंड टार, ये केमिस्ट्री पे अत्याचार कर रहे हैं ये, ठीक है। अब कार एंड टार में बोले सर सिस से भी रेसिमिक बनेगा और ट्रांस से भी रेसिमिक बनेगा, हो गया आंसर तैयार, ठीक है। देखो सिस से रेसिमिक बनेगा, ट्रांस से रेसिमिक बनेगा, ये बात तो सही है। इस क्वेश्चन के लिए अगर ऑप्शन ऐसा आ गया ना तब तो आंसर दे दोगे, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा आया तो ठीक है, सिस से भी रेसिमिक बनता है, ट्रांस से भी रेसिमिक बनता है, अब थर्ड ऑप्शन में भी रेसिमिक है, फोर्थ में भी रेसिमिक है, अब कौन सा आंसर है बताओ फिर इसमें। फोर्थ, मार्क भी किया और मैंने पहले टेक्निक बता दी, वो गलती कर दी मैंने, पहले ट्रिक की बात करता मैं, ठीक है। आंसर फोर्थ आएगा, सही है, क्योंकि कार एंड टार से हमें ये नहीं पता चल रहा है रेसिमिक कौन सा बन रहा है, क्योंकि देखो सिस में भी रेसिमिक बनेगा, ट्रांस में रेसिमिक बनेगा, बात तो सही है, लेकिन दोनों के रेसिमिक है तो अलग अलग ना। भाई सिस में जो रेसिमिक बनेगा वो अपोजिट ग्रुप वाला बनेगा, मतलब अपोजिट साइड में ग्रुप्स अरेंज होकर के बनेगा, और ट्रांस के जो रेसिमिक बनेगा उसमें ग्रुप्स सेम साइड वाला बनेगा, तो ये रेसिमिक बनेगा, ये बनेगा, ये तो फिर टेक्निक से पता चलेगा, ठीक है। जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं ना, एक्चुअली टेक्निक इसको ट्रिक नहीं कहेंगे, ये जो कंसेप्ट है ना उसका शॉर्टकट बताया मैंने आपको। ट्रिक के तो क्या हाथ पैर नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे तैसे बस आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम, अगर ये सारे क्वेश्चंस पर अप्लाई हो जाती ना तो मुझे दिक्कत नहीं है ट्रिक को यूज करने में, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पर ये फेल हो जाएगी। तो इस टेक्निक को हम यूज नहीं करें, क्योंकि हम टेक्निक को यूज करके एनटीए को ये तो नहीं लिख सकते लेटर में कि हम ट्रिक जानते हैं और क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ही बनाना। हम यही लिखेंगे कि क्वेश्चन आप कैसा भी बनाओ हम तैयार हैं, ठीक है, और उसके लिए फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है, लिख लें आपसे। हाउ वी कंप्लीट, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं इसमें, रिएक्शन विद ब्रोमीन इन वाटर, ठीक है। अभी जो रिएक्शन हमने कंप्लीट किया दैट इज ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बात कर रहे हैं इसमें रिएक्शन विद ब्रोमीन इन वाटर। देखो ब्रोमीन इन वाटर, इस रिएक्शन में क्वेश्चन को पूछने के तीन तरीके हो सकते हैं, या तो हो सकता है एरो पर आपको लिखकर दिया जाए ब्रोमीन प्लस वाटर, या फिर आप ध्यान देना ब्रोमीन प्लस वाटर की जगह वो कई बार HOBr भी लिख देते हैं, या फिर इस तरह से लिख देते हैं ब्रोमीन वाटर। HOBr का मतलब समझ लें, देखो HOBr की अगर बात की जाए दिस इज हाइपोहेलस एसिड, और शायद ये आपको आइडिया हो, हाइपोहेलस एसिड को कभी भी लेबोरेटरी में बनाकर नहीं रखा जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन सिटू, ठीक है। HOX का हमेशा फॉर्मेशन जो होता है वो रिक्वायरमेंट के टाइम पर ही किया जाता है, ठीक है, आप बनाकर इसको स्टोर नहीं कर सकते, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन सिटू, इन सिटू मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन। और कैसे बनाएंगे इसको, तो देखो अगर आपको ये कहा जाए, आप उसको ऐसे समझें, इफ एनी कंपाउंड इज रिएक्टेड विद सपोज P, सॉरी इफ HOX इज टू बी रिएक्टेड विद एनी कंपाउंड P, HOX की रिएक्शन हमें किसी भी कंपाउंड P के साथ अगर करवानी है, तो देखो जिस कंपाउंड P के साथ में आप HOX की रिएक्शन करवा रहे हैं उस P के साथ आप HOX मिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि HOX तो लैब में आपके पास होगा ही नहीं, आपके पास HOX नहीं होगा, आपको HOX का सोर्स मिक्स करना पड़ेगा, और HOX का सोर्स होता है H2O प्लस X2, मतलब बात वही आ गई ब्रोमीन प्लस वाटर। क्या समझ में आ रही बात है? तो अगर आपको HOBr दिया जाए, तो HOBr का मतलब अगर आपको कोई ये कहता है कि हमने इस कंपाउंड की रिएक्शन HOBr के साथ में करवाई है, HOBr के रिस्पेक्ट में कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है
तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब कंपाउंड के साथ उसने HOBr मिक्स नहीं किया होगा, कंपाउंड के साथ उसने क्या मिक्स किया होगा, H2O प्लस ब्रोमीन मिक्स किया होगा। तो HOBr अगर आपको लिख कर दिया जाए तो टेक इट एज ब्रोमीन प्लस वाटर, क्योंकि वो वही है, सोर्स वही होगा उसका। क्लियर हो रही बात है? ऐसे कुछ और भी रिएजेंट्स होते हैं जिसके आगे हम बात करेंगे। तो अगर आपको HOBr दिया है मतलब टेक इट एज ब्रोमीन प्लस वाटर। अब आप ध्यान देना, अगर आप एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन प्लस वाटर के साथ करवाते हैं, नेट रिएक्शन की बात करते हैं पहले, रिएक्शन विद ब्रोमीन इन वाटर, तो यहां पर अब आपको दो कंपाउंड्स का मिक्सचर मिलता है। एक तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है और दूसरा आपको प्रोडक्ट मिलता है इसमें ये, दोनों का मिक्सचर आपको मिल जाएगा। मेजर और माइनर की अभी हम बात कर लेंगे। अब आप देखो दो प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं, इन दो प्रोडक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो एक तो प्रोडक्ट वही है जो प्रीवियस रिएक्शन का प्रोडक्ट था कॉमन, लेकिन सेकंड प्रोडक्ट आपको इसमें एडिशनल ये भी मिल रहा है। और इस प्रोडक्ट को देखकर ये तो समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब कहीं ना कहीं वाटर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है रिएक्शन में। ठीक है, कैसे हुआ होगा आप समझना। ऐसे एल्कीन के साथ में हम ब्रोमीन प्लस वाटर ले रहे हैं। आप मुझे बताएंगे एल्कीन के साथ में रिएक्शन को कौन इनिशिएट कर सकता है, ब्रोमीन या वाटर या दोनों? बोलिए। ब्रोमीन, वाटर और बोथ? ओनली ब्रोमीन, बिल्कुल सही। ठीक है, वाटर यहां पर रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाएगा। याद करो डाइल्यूट एस्टर में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, वाटर कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, क्योंकि वाटर तो रिएक्शन में सेकंड स्टेप में पार्टिसिपेट कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इनिशियल स्टेप में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब देखो अगर वाटर यहां पर रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाएगा तो फिर तो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा ब्रोमीन, बिकॉज इट इज हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा। लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा इसकी वैकेंसी के लिए, और इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट। पाई इलेक्ट्रॉन्स का यूज होगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा दोनों ब्रोमीन में ईएन डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? और आप देखो अगर ब्रोमीन यहां पर रिएक्शन को इनिशिएट करेगा तो क्या हम बात कर सकते हैं, इसका मतलब इस रिएक्शन का भी पहला स्टेप तो वही होगा जो प्रीवियस रिएक्शन का था। आप देखो ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी तो यही तो स्टेप था ना। और याद करें इस स्टेप में तो फिर यहां पर हमें मिलेगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। याद आ रहा है ये कुछ? ठीक है, क्योंकि देखो ब्रोमीन जब ऐड हो जाएगा तो कार्पेटायन आएगा, और अगर कार्पेटायन आएगा तो ब्रोमीन अपना नंबर डोनेट करके उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो बिल्कुल वही पहला स्टेप तो एकदम सेम है। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन तक का स्टेप जो है वो इस रिएक्शन का बिल्कुल प्रीवियस रिएक्शन के सिमिलर है, बस अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड होगा। और रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है? यस, देयर आर टू न्यूक्लियोफाइल्स। यहां पर हम बात कर सकते हैं रिएक्शन में दो न्यूक्लियोफाइल्स हैं। एक तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग जो सेपरेट हुआ था Br नेगेटिव, वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। और दूसरा अगर हमने वाटर लिया है तो ये हमने डिस्कस किया, वाटर आल्सो बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब आप देखो वाटर हमने डिस्कस किया, कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, और जब ये ऐड होगा तो इसके ऐड होने के साथ में ये रिंग वापस ओपन हो जाएगी। अच्छा, इस बात को भी समझना, ये वाटर का मैंने एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक लिया है और यहां से रिंग की ओपनिंग की है। ये भी तो हो सकता था कि न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करके इधर से रिंग की ओपनिंग होती। आप याद करें, देखो यहां पर अगर, चलो मैं इसका वो कार्पेटायन बनाता हूं पहले। एग्जैक्टली प्रोसेस तो ये था ना कि ये कार्पेटायन बना था, फिर ब्रोमीन अपना नोट डोनेट करके इसके साथ एक साइक्लिक आयन बनाता है। याद करो हमने डिस्कस किया था कि साइक्लिक आयन फॉर्मेशन में हम इस कार्बन को न्यूट्रल जरूर शो करते हैं, लेकिन इसका कार्पेटायनिक कैरेक्टर जो है वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होता नहीं है, क्योंकि ये जो बॉन्ड बनता है वो प्योर बॉन्ड नहीं बन पाता है। तो ऐसे में हम बात करते हैं कि इसका जो चार्ज है वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, मतलब जो कार्पेटायनिक कैरेक्टर है वो तो इसी कार्बन में है ना, तो फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहीं पर होगा। आप इसको ऐसे माइंड में रखना, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो रिंग की ओपनिंग वहीं से होगी जहां से रिंग क्लोज हुई थी। ठीक है, जहां से रिंग क्लोज होती है साइक्लिक आयन फॉर्मेशन में, वहीं से रिंग वापस ओपन होगी, क्योंकि उसी कार्बन पर वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। तो अब इस केस में हम बात करेंगे, देखो वाटर अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो कंप्लीट मॉलिक्यूल ऐड होकर H+ रिलीज कर देगा, तो यहां पर आ जाएगा OH एंड दिस इज CH2Br। और Br- अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड। दोनों कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, नेट रिएक्शन में दोनों कंपाउंड्स हमने लिखे हैं। अब आप डिसाइड करें यहां पर कौन से न्यूक्लियोफाइल का साइक्लिक आयन के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यस, क्योंकि अगर आपने डाइल्यूटेड कंडीशन ली है, वाटर अगर आप एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं
तो फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल आप कह सकते हैं बल्क में है, ज्यादा क्वांटिटी में, और ज्यादा क्वांटिटी में तो इसी के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, बट दिस कंपाउंड विल आल्सो बी फॉर्म्ड एज माइनर प्रोडक्ट। क्लियर बात है? तो इस तरह से दो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन यहां पर हुआ है। अब आप ध्यान देना, देखो कंसेप्ट क्लियर है ना, तो नेट रिएक्शन में भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप इसको ऐसे समझे, ब्रोमीन प्लस वाटर हमने लिया है यहां पर, ठीक है। रिएक्शन का अगर आपको मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मैं अब आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, और वो ट्रिक बिल्कुल सक्सेसफुली अप्लाई होगी, कहीं दिक्कत नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया ब्रोमीन प्लस वाटर को आप चाहें तो HOBr भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिख दें HOBr, ठीक है। केवल मेजर प्रोडक्ट फाइंड करने की बात कर रहा हूं। HOBr आप इसे लिखेंगे और HOBr को आप इस फॉर्म में ऐड करेंगे Br प्लस एंड OH माइनस मानते हुए, ठीक है। HOBr को Br प्लस एंड OH माइनस मानते हुए आप ऐड कर दें, क्योंकि देखो अगर आपने इसमें Br को प्लस और OH को माइनस कंसीडर करते हुए अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो फिर अंडरस्टूड है Br को अगर प्लस कंसीडर कर रहे हैं मतलब ये तो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, और OH माइनस ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। देखो रिएजेंट का अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पता है तो कौन कहां पर ऐड होगा वो तो कंसेप्ट है, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर सकते हैं या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। क्या लगता है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट CH या CH2 मेनली कहां पर ऐड होगा, CH2 पर, दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, या आप कह सकते हैं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट तो आ जाएगा CH2 पर, दैट इज Br प्लस, और OH को माइनस मानते हुए ऐड करना है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर ब्रोमीन और यहां पर OH, ये तो मेजर प्रोडक्ट है। क्या क्लियरिटी बात है? ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि ब्रोमीन प्लस वाटर आपको दिया है तो आप उसे HOBr कंसीडर करें, ठीक है, और HOBr कंसीडर करके Br प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में उसको ऐड करते हैं तो डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन इस बात को मैं रिपीट करता हूं, ये केवल एक ट्रिक है, कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर OH माइनस मानते हुए उसको एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है नहीं, पूरा वाटर मॉलिक्यूल है। क्या क्लियर हो रही है? वो केवल प्रोडक्ट फाइंड करने की आप टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। लिखें आपसे, नेक्स्ट अब आप ध्यान देना, एल्काइन पर एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं दोनों रिएक्शंस की, ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमीन प्लस वाटर। देखो कंसेप्ट सेम है, केवल एप्लीकेशन हम देख रहे हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा एल्काइन में, बाकी कंसेप्ट तो वही रहेगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन पर ब्रोमीन एडिशन हो जाएगा, और फिर से वही कंडीशन है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इट विल बी एंटी एडिशन। ये हमने डिस्कस किया। देखो अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो 2 टाइम्स होगी, बिकॉज वन मोर पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, फिर से पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। मतलब आप देखो अल्काइन की रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में करते हैं तो यू विल गेट टेट्रा ब्रोमाइड, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अब आप ध्यान देना, इंपॉर्टेंट ये है ब्रोमीन प्लस वाटर। देखो ब्रोमीन प्लस वाटर का अगर आप एडिशन करते हैं और अल्काइन के करस्पॉन्डिंग अगर हम मेजर प्रोडक्ट की बात करें कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो मेजर प्रोडक्ट के लिए मैंने आपसे कहा ब्रोमीन प्लस वाटर को आप लिखेंगे HOBr और इसे Br प्लस एंड OH माइनस मानते हुए ऐड कर दो, ठीक है। और देखो Br प्लस और OH माइनस मानते हुए अगर आप ऐड करेंगे तो या तो आप कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी या फिर हम बात कर सकते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। और याद करें अल्काइन पर जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हैं तो यहां पर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल के एडिशन में मार्कोनिकॉफ रूल फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल के एडिशन में मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड अप्लाई करते हैं। याद है 1 and 2 डिस्कस किया था। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के एडिशन में हम अप्लाई करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल फर्स्ट, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट mainly goes on that unsaturated carbon where number of hydrogen is more। तो यहां पर 1 यहां पर 0 है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां पर आएगा एंड दैट इज Br प्लस। तो OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड हो जाएगा और इस केस में कंपाउंड हमें मिलेगा ये कंपाउंड। नाउ अगेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज स्टिल प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, तो फिर से हम HOBr का एडिशन करें और इस बार जब आप HOBr का एडिशन करेंगे तो नाउ विल अप्लाई मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड, and according to the rule second negative part goes on that unsaturated carbon where negative part is already present। जहां पर पहले से नेगेटिव पार्ट है वहीं पर आप ऐड करोगे तो फिर तो यहीं पर OH को आना है और ब्रोमीन यहां पर ऐड हो जाएगा, that will be Br2। और अब आप ध्यान देना, this compound is having 2 OH groups on same carbon। Those compounds which have more than 1 OH group on same carbon are unstable compounds। जिन कंपाउंड्स में एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स में क्या होगा, देखो H2 एलिमिनेट हो जाएगा और इस H2 एलिमिनेशन के साथ में ये यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH Br2।
दैट इज डायब्रोमो कीटोन। ये प्रोडक्ट आपको रिएक्शन में फाइनली मिलता है। अब इसमें 2 पॉइंट्स आप समझना, ठीक है, 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है समझने से। एक पॉइंट तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स अनस्टेबल होते क्यों हैं जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप सेम कार्बन पर होता है। दूसरा पॉइंट यहां पर पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं। अब देखो जब हमने फर्स्ट HOBr ऐड किया तो ये कंपाउंड हमें मिला। अब जरा देखो इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म है, इट इज इनॉल। और अगर टॉटोमेरिज्म है तो फिर एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर ये इनॉल बना है तो फिर ये यहीं पर टॉटोमराइज हो जाए, यहीं पर कीटो में कन्वर्ट हो जाए। और ये अगर टॉटोमराइज होकर कीटो में कन्वर्ट होता है तो फिर तो ये कंपाउंड हमें फाइनली मिलना चाहिए। हम इसमें फर्दर HOBr एडिशन की बात क्यों कर रहे हैं? पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, कि यहीं पर HOBr जब ऐड हुआ तो कंपाउंड में टॉटोमरिज्म होता और टॉटोमराइज होकर ये इसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। ये आगे हम रिएक्शन को क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि देखो इसके अकॉर्डिंग जो कंपाउंड बना है दैट इज मोनोब्रोमो कीटोन, जबकि अगर आप फर्दर एडिशन कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डायब्रोमो कीटोन है। और ऑप्शन में दोनों ही गिवन होते हैं, ध्यान रखना, दोनों ही आपको ऑप्शंस में मिलेंगे। अब आप ध्यान देना, देखो नो डाउट टॉटोमेरिज्म तो होगा और मोनोब्रोमो कीटोन भी बनेगा, लेकिन मोनोब्रोमो कीटोन आपको मेन मिले ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन है, आप याद करें टॉटोमेरिज्म का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है। टॉटोमेरिज्म के अकॉर्डिंग क्या ऐसा होता है कि जो इनॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 100% कीटो में कन्वर्ट हो जाते हैं? नो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है। ठीक है, ये भी हम बात करते हैं कि कीटो फॉर्म इनॉल पर डोमिनेट करता है, तो ज्यादा कीटो फॉर्म होगा, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स इनॉल के भी होंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 90% मॉलिक्यूल कीटो के हैं या 95%, जितने भी मान लें आप। ठीक है, मान लेते हैं 95% मॉलिक्यूल कीटो के हैं और ओनली 5% मॉलिक्यूल इनॉल के हैं, लेकिन इनॉल है तो। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि जो 5% मॉलिक्यूल इनॉल के हैं वो तो इसके साथ में रिएक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन पैरेलल में स्टार्ट हुई। अब 100 में से मान लेते हैं 5 मॉलिक्यूल इसके हैं, 90 मॉलिक्यूल इसके हैं, तो जो 5 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है वो तो HOBr के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं ना। अब आप सोचिए अगर वो 5 मॉलिक्यूल HOBr के साथ में रिएक्ट करके फॉरवर्ड चले गए तो जो 95 मॉलिक्यूल कीटो में है क्या वो 95 कीटो ही रहेंगे? वो तो फिर से टॉटोमेरिज्म में डायनेमिक इक्विलिब्रियम फिर से सेट होगा, वो तो फिर से 95 में से कुछ मॉलिक्यूल वापस इनॉल बनेंगे। अब मान लेते हैं 4-5 मॉलिक्यूल जो भी 95 में से इनॉल में गए वो इनॉल क्या होगा, फिर HOBr के साथ रिएक्ट करेंगे, वो फिर आगे चले जाएंगे। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, कीटो से कुछ मॉलिक्यूल इनॉल में और इनॉल फिर आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके कंज्यूम होकर आगे चले जाएंगे। इस तरह से फाइनली इक्विलिब्रियम जो होगा वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जो मेन प्रोडक्ट आपको मिलता है फाइनली दैट इज नॉट मोनोब्रोमो कीटोन, इट इज डायब्रोमो कीटोन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना। ऑप्शन दोनों ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अल्काइन की रिएक्शन जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ करवाएंगे तो इट्स नॉट मोनोब्रोमो कीटोन, इट इज डायब्रोमो कीटोन एज मेन प्रोडक्ट। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने कहा सेम कार्बन पर अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप होते हैं तो कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। देखो इनके अनस्टेबल होने का रीजन क्या है, क्या लगता है, कोई बताना चाहे? एक ही कार्बन पर अगर 2 OH ग्रुप है तो कंपाउंड अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्या बोल रहे हैं? चलिए मैं बताता हूं, ध्यान देना। एक्चुअली इसका रीजन है दोनों के बीच में H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी दोनों OH ग्रुप के बीच में। आप कह सकते हैं इसका जो हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप का हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा। ये H बॉन्डिंग यहां पर हमें मिलती है। और ध्यान देना इसी H बॉन्डिंग की वजह से इस कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। कैसे एलिमिनेट होगा आप ध्यान देना। देखो इस H बॉन्डिंग में अगर आप देखेंगे तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर रिंग, और 4 मेंबर रिंग की अगर बात की जाए, नहीं अनस्टेबल नहीं होती, ध्यान देना, अनस्टेबल नहीं है। सुनिए इस बात को अच्छे से, मैं अनस्टेबल नहीं बोल सकता, अनस्टेबल तो 3 मेंबर रिंग भी नहीं होती है। क्या साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल मॉलिक्यूल है क्या? अनस्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल वर्ड यूज कर सकते हैं, अनस्टेबल थोड़ी, उसका एग्जिस्टेंस होता है। तो जब साइक्लोप्रोपेन 3 मेंबर रिंग ही अगर हम कह रहे हैं कि उसका एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, वो अनस्टेबल नहीं है, तो अनस्टेबल वर्ड तो हम इसके लिए यूज नहीं कर सकते, बट हाँ ये हम कह सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर रिंग स्ट्रेन विल बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और उस स्ट्रेन की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल में एनर्जी बढ़ेगी। और ध्यान देना दैट इंक्रीज्ड एनर्जी विल स्टार्ट इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन इन दिस मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ, 4 मेंबर रिंग से मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन से मॉलिक्यूल में एनर्जी बढ़ेगी, और वो जो एनर्जी इंक्रीज होगी उसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब वो इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी? आउट ऑफ 2 OH ग्रुप्स one will behave as an acid to release proton and other OH group will behave as a base to accept proton। जैसे यहां पर अगर बात की जाए दिस इज डेल नेगेटिव, दिस इज डेल पॉजिटिव, तो ये एज एन एसिड H+ रिलीज करेगा और ये एज अ बेस अपना नोट पे डोनेट करके प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। और ध्यान देना
ये तो बना O माइनस H प्लस रिलीज करके, और जब H प्लस इस OH पर ऐड हो जाएगा तो क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये बनेगा प्लस। ये समझ में आ रहा है क्या? एक ने प्रोटॉन डोनेट किया एज एन एसिड, दूसरे ने प्रोटॉन लिया एज अ बेस, तो ये इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हुई। और अब आप ध्यान देना, इस इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन में दिस ऑक्सीजन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो इसकी टेंडेंसी रहेगी वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके लीव कर जाए, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर ले। और ध्यान देना, ये अगर यहां से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके लीव करना चाहता है तो कार्बन इसे जाने भी देगा। क्यों जाने देगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि इस कार्बन के पास ये नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन अवेलेबल है एज अ सोर्स, जहां से ये अपना लॉस बैलेंस कर सकता है। क्या करो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी कार्बन से कोई भी ग्रुप तब लीव कर सकता है जब कार्बन उसको जाने दे, और कार्बन तो उसको कब जाने देगा, जब कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन लॉस बैलेंस करने के लिए कोई सोर्स अवेलेबल हो। तो क्योंकि यहां पर वो सोर्स है तो कार्बन ने इसको जाने दिया, और इस तरह से H2O यहां से लीव करके बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। ये होता है कि H2O हम एलिमिनेट करके CO बना देते हैं। तो क्यों एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप वाले कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, उसका रीजन समझ में आ गया? ठीक है, इसमें दो एक्सेप्शनल केस हैं जहां पर हम बात करते हैं कि ऑल्दो कंपाउंड हैज मोर देन वन OH ग्रुप ऑन सेम कार्बन बट स्टिल स्टेबल। ऐसे दो एक्सेप्शनल केस है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। एक तो हम बात करते हैं इसमें क्लोरल हाइड्रेट। देखो, क्लोरल हाइड्रेट की अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड होता है क्लोरल हाइड्रेट। इट हैज मोर देन वन OH ग्रुप ऑन सेम कार्बन। ध्यान देना, एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप हैं बट कंपाउंड स्टेबल होता है। और ध्यान देना, इसके स्टेबल होने का रीजन है क्योंकि एडजेसेंट में जो क्लोरीन्स प्रेजेंट हैं उनके साथ में ये OH ग्रुप्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब इस बात को समझना, देखो मैंने आपसे कहा कि एक ही कार्बन पर अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप हैं तो कंपाउंड अनस्टेबल होता है, लेकिन अगर ये OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर हैं तो फिर कंपाउंड अनस्टेबल नहीं है। इस केस में कंपाउंड स्टेबल है। ठीक है, हालांकि देखो H बॉन्डिंग यहां भी होगी, अगर आप देखेंगे तो H बॉन्डिंग तो यहां पर भी है, बट यहां पर H बॉन्डिंग में अगर आप ध्यान दें तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग में क्या हम बात कर सकते हैं, स्ट्रेन 4 मेंबर रिंग के कंपैरिजन में कम होगा। स्ट्रेन अगर कम होगा तो जो स्ट्रेन की वजह से एनर्जी इंक्रीज होगी वो भी कम इंक्रीज होगी, और कम इंक्रीज होगी तो जो इंक्रीज्ड एनर्जी है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि यहां से ऐसे बेस रिएक्शन को स्टार्ट करके वाटर को एलिमिनेट कर पाए। क्या क्लियर हो रही बात है? देखो, अगर आपको उसमें वाटर का एलिमिनेशन करना है तो ये इटसेल्फ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो स्ट्रेन की वजह से एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो सफिशिएंट नहीं है। आप आउटसोर्स से एनर्जी दे दो, उसको हीट कर दो, निकल जाएगा H2 इसमें से, लेकिन इटसेल्फ नहीं जाएगा। यहां तो इटसेल्फ H2 लीव कर जाएगा थ्रू एसिड बेस रिएक्शन। क्लियर हो रही बात है? अब आप देखो, यहां पर मैंने अगर आपसे कहा कि क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां भी हुई है, रिंग यहां भी बनी है, बट इट इज 5 मेंबर रिंग। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए ये कंपाउंड यहां पर स्टेबल होता है। और क्लोरल हाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इनऑर्गेनिक में भी आई थिंक ये एग्जांपल करवाया जाता है। ठीक है, करवाया होगा या सर करवाएंगे। देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कहते हैं कि जिन कंपाउंड्स में एक से ज्यादा OH ग्रुप एक ही कार्बन पर है, कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं जबकि स्टेबल है। इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल तो है ही, लेकिन आपने देखा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो मोस्टली फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में होती है, लेकिन साथ में ये भी स्टेटमेंट दिया था रेयरली विद क्लोरीन्स। तो क्लोरीन का इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हम इसमें लेंगे हाइड्रेट ऑफ निनहाइड्रीन। आप ध्यान देना, इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज हाइड्रेट ऑफ निनहाइड्रीन। यहां भी वही है H बॉन्डिंग, और H बॉन्डिंग की वजह से ये भी यहां पर स्टेबल होता है। तो ये दो एग्जांपल्स आप माइंड में रखेंगे जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप सेम कार्बन पर है बट स्टिल कंपाउंड इज स्टेबल। अदरवाइज इन जनरल स्टेटमेंट यही रहेगा, मोर देन वन OH ग्रुप ऑन सेम कार्बन, कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, H2 एलिमिनेट करो और इसे न्यू कंपाउंड में कन्वर्ट कर दो, जैसे हमने यहां पर H2 को एलिमिनेट करके इसे न्यू कंपाउंड CO में कन्वर्ट किया था। क्लियर बात है? ये ले लें आप। रिपल्शन नहीं है इसमें अरे इसमें तो इवन अट्रैक्शन है। दो OH ग्रुप में रिपल्शन नहीं बोल सकते आप। OH ग्रुप्स में रिपल्शन बोलोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे जस्टिफाई करोगे फिर आगे?
रिपल्शन इसके अनस्टेबल होने का रीजन नहीं है, इसका रीजन इवन अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए आप ये कंप्लीट कर लें, उससे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रिएक्शन को। थैंक यू एवरीवन।